आवर फ्लैट इज द सेकेंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग। हमारा फ्लैट जो है कि बिल्डिंग की सेकेंड फ्लोर पर है। जब हमारा फ्लैट है जो बिल्डिंग की सेकेंड फ्लोर पर है, तो देखिए फर्स्ट फ्लोर, थर्ड फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, ये सब के लिए हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। ऑन द फर्स्ट फ्लोर, ऑन द थर्ड फ्लोर, ऑन द सेकेंड फ्लोर, इसके लिए हम यूज ऑन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? ऑन का। ऑन द ग्राउंड फ्लोर, ऑन द फर्स्ट फ्लोर, प्रीपोजिशन में ये सब सिखाते हैं हम। ऑन द सेकेंड फ्लोर, ठीक उसी प्रकार से आएगा ऑन द थर्ड फ्लोर, ऑन द थर्ड फ्लोर, ऑन द थर्ड फ्लोर, ये सब आपको आते रहेगा। या तो ऑन द फर्स्ट फ्लोर, ऑन द सेकेंड फ्लोर, ऑन द थर्ड फ्लोर, ये सब आपको मिलते रहेगा। मतलब ऑन का ही यूज करेंगे। आवर फ्लैट इज ऑन द सेकेंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग की सेकेंड फ्लोर पर है, थर्ड फ्लोर पर है, ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं, सिक्स फ्लोर पर रहता है, टेंथ फ्लोर पर रहता है, ट्वेल्थ फ्लोर, जितना आप यूज करना चाहते हैं आप यूज करेंगे, ऑन प्रीपोजिशन लगेगा। ठीक है। एट नहीं आएगा, इन नहीं आएगा, टू नहीं आएगा। करे हर इलनेस वाज डायग्नोस्ड। हर इलनेस, उनकी बीमारी जो है, वाज डायग्नोस्ड। देखिए पहले समझेंगे डायग्नोज क्या होते हैं। डायग्नोज जो होता है ना, किसी रोग का लक्षण, फाइंड आउट डिजीज होते हैं। फाइंड आउट, इसका मतलब होता है फाइंड आउट, डिजीज होते हैं। डिजीज, किसी रोग का लक्षण पता चलना, किसी रोग का लक्षण का पता करना, और डायग्नोज कहलाता है। डायग्नोसिस समझते होंगे आप लोग, डायग्नोसिस डॉक्टर लोग करते हैं। तो किसी रोग का लक्षण का पता चलना और डायग्नोज होते हैं। ठीक है। लेकिन नियम इसमें क्या आता है, देखिए आता है डायग्नोस। डायग्नोस के बाद हम यूज करेंगे समथिंग, एज समथिंग। ये प्रीपोजिशन इसमें एज आता है। किसका यूज करेंगे? एज का। डायग्नोज के बाद समथिंग आएगा, फिर एज आएगा, फिर समथिंग आएगा। लेकिन एक नियम और इसमें आएगा, डायग्नोस, डायग्नोस के बाद यदि somebody आ जाए तब विथ प्रीपोजिशन का हम यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? विथ का। तो ये हो जाता है किसी रोग से ग्रसित होना। डायग्नोज जो होता है किसी रोग से ग्रसित होना, डायग्नोज होता है। तो यहाँ आपका somebody आएगा, फिर विथ आएगा, फिर समथिंग आएगा। लेकिन यहाँ समथिंग यूज करेंगे, एज यूज करेंगे। अब देखो एग्जामिनर थोड़ा सा टेढ़ा कुबड़ क्वेश्चन पूछता है। यही दोनों शब्द आपका पैसिव फॉर्म में आ जाए। पैसिव कहने का मतलब हुआ कि बी डायग्नोस्ड। डायग्नोस्ड यदि डायरेक्ट पैसिव आएगा तो कन्फर्म है कि आपको एज डायरेक्ट दिखेगा। ठीक इसमें भी यदि हम पैसिव यूज करेंगे, बी डायग्नोस्ड, बी डायग्नोस्ड, तो कन्फर्म है कि विथ आपको डायरेक्ट दिखेगा। तो ये चीज को आपको समझना पड़ेगा। यदि किसी सेंटेंस में हम किसी वर्ब में ये रूप आपको दिखाएंगे कि वर्ब डायग्नोज वर्ब है, इसके बाद समथिंग, फिर प्रीपोजिशन आ जाएगा, फिर somebody, फिर विथ लगाएंगे। लेकिन यदि आपको डायरेक्ट विथ या एज दिखाई देना शुरू हो जाए तो समझ जाना है कि ये फॉर्म हमेशा पैसिव लेगा। बी फॉर्मेट पैसिव की पहचान है, बी डायग्नोज्ड विथ, है ना। बात समझिए इस बात को। ये एक्टिव फॉर्म हुआ, तो डायग्नोज प्लस समथिंग, तब एज प्लस समथिंग, डायग्नोज प्लस समबडी, फिर विथ, फिर समथिंग आएगा। तो ये हमारा एक्टिव फॉर्म है। लेकिन इसी को हम पैसिव फॉर्म बनाएंगे बनाएंगे तो कन्फर्म है कि आपको एज आपको डायरेक्ट दिखेगा, विथ आपको प्री। ये इसमें नियम नहीं है, किसी भी वर्ब के साथ ये नियम है। यदि हम उस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट लगाकर प्रीपोजिशन लगाएंगे तो गारंटी के साथ है कि उसका पैसिव बनाएंगे तो बी फॉर्म लगाना पड़ेगा और डायरेक्ट प्रीपोजिशन आ जाएगा। इसका मतलब ये पैसिव वॉइस है, बी फॉर्मेट है, बी डायग्नोस्ड इलिप्सी। बीथ आएगा, बीथ आएगा या फिर एज आएगा, ये बताइए। तो निर्भर करेगा इसका बीथ आएगा या एज आएगा। देखो पीछे क्या लगा हुआ, समथिंग, यहाँ भी पीछे समथिंग है। तब तो कहिएगा सर इलिप्सी जो है, मिर्गी आने का जो रोग है, इलिप्सी होता है चक्कर या मिर्गी आने की बीमारी को कहते हैं इलिप्सी। तो यहाँ तो हम बीथ भी लगा सकते हैं, एज भी लगा सकते हैं। लेकिन सब्जेक्ट देखिए हर इलनेस है, इसका मतलब ये हुआ कि ये वस्तु इसका ऑब्जेक्ट है, यही आके सब्जेक्ट बना है। यदि इसका सब्जेक्ट पर्सन होता तो बीथ लगता। पैसिव बनाएंगे तो यही पर्सन आपका सब्जेक्ट बनेगा। यह वस्तु है और इसका सब्जेक्ट बनेगा। अर्थात हम ये कहेंगे कि वस्तु इसका जब सब्जेक्ट बन गया तो एज का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल? एज का। वही इसका सब्जेक्ट व्यक्ति हो जाता तो आपका विथ लगाना पड़ता। क्या यूज करते? विथ का यूज करते हम। चलो आगे।
देखिए एक एग्जाम्पल दे देते हैं उसका, लिखते हैं सी वाज डायग्नोस्ड with ब्रेस्ट कैंसर। लो, स्तन कैंसर से ग्रसित है, स्तन कैंसर। यहाँ देखिए ये भी पैसिव फॉर्म बना दिए। बी फॉर्मेट आपको दिख रहा होगा, बी फॉर्मेट के बाद B3 के बाद बीथ। यहाँ इसका सब्जेक्ट देखिए पर्सन है, यहाँ सब्जेक्ट आपकी पर्सन है, क्योंकि जब इसका ऑब्जेक्ट व्यक्ति रहेगा तो पैसिव में हमेशा पर्सन आएगा, जब वस्तु इसका ऑब्जेक्ट रहेगा तो पैसिव में भी वस्तु सब्जेक्ट आएगा। यानी इस पर हम निर्भर कर लेंगे, यदि सब्जेक्ट पैसिव में व्यक्ति रहेगा तो विथ ले लेगा और वस्तु रहेगा तो एज ले लेगा। बस समझ में आ गया, क्लियर समझ में आ गया। इसका एग्जांपल आप नोटबुक में लिख लेंगे। शी वाज डायग्नोज्ड विथ ब्रेस्ट कैंसर। कीप योर डॉग द फ्लावर बेड्स। फ्लावर बेड से कुत्तों को दूर रखो, फ्लावर बेड से कुत्तों को, अपना कुत्ता को दूर रखो, वरना ही माइट डैमेज देम, वरना वह उन्हें डैमेज कर सकता है, वरना वो उसे डैमेज कर सकता है। अपना कुत्ता को उसे दूर रखो वरना वो डैमेज कर सकता है ना। देखिए कीप के बाद हम कौन कौन सा प्रीपोजिशन लगाते हैं इसके बारे में हम डिटेल चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। कीप के साथ हम क्या क्या लगाएंगे, जैसे देखिए कीप, कीप के बाद ऑब्जेक्ट लगा हुआ है ना, कीप के बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, नहीं वस्तु होता है समथिंग, तब हम ऑफ लगाएंगे। पहुंच से दूर रखना, कीप ऑफ होते हैं, पहुंच से दूर रखना कीप ऑफ कहलाएगा। इसका मीनिंग बोलेंगे प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम टचिंग या हार्मिंग, मतलब किसी वस्तु को नुकसान पहुंचाने या छूने से दूर रखना, पहुंच से दूर रखना। कीप समथिंग ऑफ, तब प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम टचिंग या हार्मिंग, मतलब किसी वस्तु को कोई नुकसान पड़ा तो उससे दूर रखिए, उसको दूर रखिए। क्या कहलाएगा, कीप समथिंग ऑफ कहलाएगा। इसमें लिख लेंगे कीप समथिंग ऑफ कहलाएगा। एक आएगा आपको इस तरह से कीप somebody भी आएगा आपको ऑफ, कीप somebody ऑफ भी आपको मिलेगा, उसके बाद समथिंग भी आएगा। तो ये हो जाएगा खाने पीने से बचना, खाने पीने से परहेज करना, खाने पीने से परहेज करना इसमें आता है, खाने पीने से परहेज करना इसका आएगा somebody ऑफ समथिंग, खाने पीने से परहेज करना। ठीक है, एक डायरेक्ट आपको कीप ऑफ आएगा, एक डायरेक्ट आपको कीप ऑफ आएगा। एवॉइड आता है, एवॉइड टॉकिंग अबाउट, किसी चीज के बारे में या किसी के बारे में बोलने से बचना, कतराना, कीप ऑफ होते हैं। किसी के बारे में बोलने से बचना कीप ऑफ कहलाएगा, कीप ऑफ, किसी के बारे में बोलने से बचना कीप ऑफ कहलाएगा। देखिए तीनों हुआ दूर रखना, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट सब में आ रहा, देखिएगा थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है। यहाँ कीप के बाद यदि हम समथिंग का इस्तेमाल करेंगे तो ये होते हैं किसी चीज को टच करने या किसी को नुकसान पहुंचाने से दूर रखना, उसे अरे नुकसान कर रहा या टच कर रहा तो उससे दूर रहो, यहाँ आएगा समथिंग। तब आप एक हम लिख रहे थे कीप समबडी फिर ऑफ फिर समथिंग, यहाँ इसका मतलब होता है खाने पीने से बचना। जैसे कीप ऑफ फैटी फूड्स, बसीय भोजन खाने से बचिए, जंक फूड खाने से बचिए, तैलीय पदार्थ खाने से बचिए। क्लियर, यहाँ आएगा कीप ऑफ, यहाँ कोई बीच में ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, ये होगा किसी के बारे में बोलने से बचना, किसी की खदाई कर रहे हैं या किसी के बारे में बात करने से बचना। अवॉइड टॉकिंग अबाउट होते हैं, किसी के बारे में चर्चा करने से बचना, हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ हम यूज करेंगे क्या, इसका आंसर आएगा कीप योर डॉग ऑफ हो जाएगा। आंसर आपका डी एब्सोल्युटली राइट आंसर आएगा, इसका राइट आंसर आपका डी आएगा। अब हम बात करेंगे कि सर फ्रॉम भी आता है क्या, तो जी हाँ फ्रॉम भी आता है। तो फ्रॉम के बारे में हम एक बार बात कर लेते हैं। इसमें कीप के बाद जो फ्रॉम आएगा somebody, फ्रॉम आएगा, लेकिन फ्रॉम के बाद एक क्या होता है V4 ले लेता है, V4 का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, V4, प्रिवेंट, इसका साइन आएगा प्रिवेंट somebody फ्रॉम
डूइंग, मतलब कहने का अर्थ हुआ किसी काम को करने से रोकना। कीप समबडी फ्रॉम प्लस बिफोर आएगा तो किसी काम को करने से रोकना, किसी काम को करने से रोकना, किसी काम को करने से रोकना। या फिर एक और इसका में अपनी मतलब होता है कीप समथिंग फ्रॉम समबडी, विथ होल्ड होता है, विथ होल्ड रोकना, इतना मीनिंग इसका आएगा। विथ होल्ड भी होते हैं, रोकना, विथ होल्ड। आगे कीप अक्रॉस नहीं होते, कीप ऑफ नहीं होते, कीप ऑन भले आते रहता है, कीप ऑन भले एग्जाम आपसे पूछते रहेगा। कीप ऑन का साइन होता है गॉन, साइन होता है कैरी ऑन, कैरी ऑन जिसका साइन कहते हैं कंटिन्यू, जारी रखना। कीप ऑन गॉन कैरी ऑन का साइन होता है कंटिन्यू, जारी रखना, जारी रखना, बरकरार रखना। कीप ऑन गॉन कैरी ऑन कंटिन्यू, जारी रखना। हालांकि कीप अप भी होता है, कीप अप, मेंटेन होता है, मेंटेन बरकरार रखना, मेंटेन होता है बरकरार रखना, किसी चीज को बरकरार रखना, किसी चीज को बरकरार रखना। करा इन होमवर्क वर्क, करा होमवर्क वर्क में, होमवर्क वर्क में होमवर्क कुछ होगा उसके कार्य में अचिल्स इज द पैरागन ऑफ ब्रेवरी, अचिल्स भी नाम लिखा हुआ है क्योंकि कैपिटल लेटर में जहां लिखा रहेगा वो नाम निकालेगा। तो अचिल्स इज द पैरागन ऑफ ब्रेवरी, अचिल्स जो है बहादुरी का एक सर्वोत्तम उदाहरण है। पैरागन, एक प्रचार आता था पैरों के लिए पैरागन, पैरों के लिए पैरागन एक चप्पल का प्रचार। पैरागन क्या होता है, सर्वश्रेष्ठ को पैरागन कहते हैं। उसी का मुहावरा आता है हेड एंड शोल्डर, सुपीरियर का साइन होता है हेड एंड शोल्डर, एक शैम्पू आता है। तो हेड एंड शोल्डर एक मुहावरा है जिसका साइन आता है पैरागन, उसी का साइन आता है सुपीरियर, सुपीरियर एक पंप आता है ना। ये सब कंपनी अपना अपना इस तरह से नाम लिखा है, बात समझ में आ गया होगा। तो हेड एंड शोल्डर, सुपीरियर, जहां पैरागन, ये सब कंपनी का नाम भी और इसका अर्थ भी होता है सर्वश्रेष्ठ होता है। तो यही कह रहा कि होमर्स वर्क में अचिल्स इज द पैरागन ऑफ ब्रेवरी, ब्रेवरी में बहादुरी होते हैं। तो अचिल्स जो है बहादुरी का सर्वोत्तम उदाहरण है, बहादुरी का सर्वोत्तम विकल्प है। ऑडिसियस, करा ऑडिसियस में नाम है श्रीउड मैन, श्रीउड मैन होता है चालाक, श्रीउड मैन होता है चालाक, चालाक व्यक्ति का सर्वोत्तम उदाहरण जब दे रहा तो एक एग्जाम्पलीफाई होगा, उदाहरण देकर बताना। गिव एन एग्जाम्पल होता है, गिव एन एग्जाम्पल, गिव एन एग्जाम्पल, उदाहरण देकर बताना, एग्जाम्पलीफाई होते हैं, विशेष उदाहरण देकर बताना समझाना, एग्जाम्पलीफाई कहलाता है। एभोर तो होता है हेट का साइनो आता है, घृणा करना, एभोर यस हटाकर एभोर घृणा करना, हेट का साइनो आता है। एस्क्यू, एस्क्यू मतलब होते हैं ये बचना, परहेज करना, मतलब इसका भी साइनो यही है। इस्यू जो होता है ना परहेज करना, इस्यू परहेज करना, इस्यू बचना या परहेज करना इसका सिनोनिम है। एभोर का साइनो हेट का साइनो इस्यू होते हैं, परहेज करना या बचना। री इन्वेंट मैंने होते हैं कि पुनः आविष्कार करना, फिर से उसको आविष्कार करना, री इन्वेंट कहलाता है। द डॉक्टर एडवाइज हिम टू रेस्ट फॉर, डॉक्टर ने उन्हें सलाह दिया, डॉक्टर ने उसे सलाह दिया टू रेस्ट फॉर डेज। इसका मतलब डॉक्टर जब सलाह दिया तो कह रहा है कुछ दिन आराम करने के लिए, और फ्यू डेज हो जाएगा, कुछ दिन आराम करने के लिए। ये क्या होता है 0% होता है, नग्न होते हैं 0% में आता है। ये कुछ आता है, कुछ मतलब 0%, ग्रेटर देन और फ्यू, लेस देन 100%। कुछ होता है कुछ, द फ्यू 100% होता है, जो कुछ है सब। अब आप ही बताइए, फीवर तो कॉम्परेटिव फॉर्म है, तो डॉक्टर ने उसे सलाह दिया कुछ दिन आराम करने का, कुछ दिन आराम करने का सलाह दिया। द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, सिचुएशन की गंभीरता, द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन द पुलिस अडॉप्टेड डिसिसिव मेजर, डिसिसिव मेजर मतलब निर्णायक उपाय, डिसिसिव मेजर्स में होते निर्णायक उपाय, निर्णायक उपाय को कहता है डिसिसिव मेजर्स।
फिलर और क्लोज टेस्ट में हिंदी एकदम सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एक एक वर्ड का, इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। द ग्रेविटी ऑफ दिस सिचुएशन, सिचुएशन की गंभीरता, देखिए इन परसूट ऑफ, की चाहत में, इन परसूट ऑफ की चाहत में, कभी कभी एग्जामिनर इसको ऐसे भी पूछ देगा, इन द परसूट ऑफ, दोनों तरीके से सही होता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होते हैं, ग्रामेटिकल आप सही समझिए। इन परसूट ऑफ भी सही होता है, इन द परसूट ऑफ भी सही होते हैं, ये दोनों फॉर्मेट सही होता है। जैसे पढ़ते हैं क्लाइम के साथ आप भी आता और नहीं भी आता। इन परसूट ऑफ, इन द परसूट ऑफ, की चाहत में, की चाहत में, तेरी चाहत में दुनिया भुला दूंगा, एगो गाना है, हमको नहीं पूरा याद आ रहा है। इन परसूट ऑफ या इन द परसूट ऑफ, तेरी चाहत में। इन व्यू ऑफ, की विचार में, विचार करते हुए, इन व्यू ऑफ, विचार करते हुए। ड्यू टू, साइनो आता वेइंग टू, ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, या फिर आता है बिकॉज ऑफ, या बिकॉज ऑफ, के कारण, गेल भैंस पानी में तोरे कारण, गेल भैंस पानी में तोरे कारण मोरे कारण। ड्यू टू, वेइंग टू, ऑन अकाउंट ऑफ, या बिकॉज ऑफ, के कारण, के कारण। फॉर द सेक ऑफ, के वास्ते, के वास्ते, के वास्ते, के वास्ते। देखिए अब हम पूरा हिंदी समझ लिए, फिर अब हम क्वेश्चन पर डिटेल करेंगे, क्या क्वेश्चन का आंसर होनी चाहिए। अब कह रहा द ग्रेविटी ऑफ दिस सिचुएशन, स्थिति की गंभीरता से समीक्षा करते हुए, नहीं हुआ, स्थिति की गंभीरता से विचार करते हुए, विचार नहीं आएगा, स्थिति की गंभीरता से विचार करते हुए। इन व्यू ऑफ द ग्रेविटी ऑफ दिस सिचुएशन, द पुलिस, मानी स्थिति को गंभीरता से विचार करते हुए पुलिस ने क्या किया, निर्णायक उपाय अपनाया। अडॉप्ट माने होता है अपनाना। जैसे बात किया जाए अभी बिहार शरीफ की सोसरा में, छोटी पहाड़ी में 25 लोगों की जान चला गया, 26 लोगों की जान चला गया, तो इस पर पुलिस ने इस पर गंभीरता से विचार किया, इसलिए इस पर संगठन जांच कमेटी बैठा दिया, डिसिसिव मेजर्स को अपनाया, निर्णायक कदम उठाया। तो यही चीज को ध्यान दीजिएगा कि स्थिति को गंभीरता से ध्यान में रखते हुए, स्थिति को गंभीरता पर विचार करते हुए पुलिस ने इस पर निर्णायक कदम उठाया। एडॉप्ट मैंने होते किसी नियम को अपनाना या किसी को गोद लेना भी अडॉप्ट कहलाता है, अडॉप्ट आते रहता है क्वेश्चन। तो आंसर आपका बी होगा। दिस कार इज वेल स्टाइल्ड, दिस कार इज वेल स्टाइल, इस कार का स्टाइल काफी अच्छा है। डेट वन इज ओल्ड फैशन, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। करेक्ट, दिस कार इज वेल स्टाइल्ड, इस कार की स्टाइल अच्छी शैली का बना, मतलब बेहतरीन है, ये कार एकदम बेहतरीन है। वो कार पुराना फैशन का है, इसका मतलब ये हुआ कि एक दूसरे का कंट्रास्ट आ रहा है। यह कार जो है वेल स्टाइल, एकदम बहुत अच्छा है, लाजवाब है। वो कार, डेट वन मतलब डेट कार छुपा हुआ, डेट वन का मतलब यहाँ डेट कार छुपा हुआ है। दिस कार, डेट कार, बात समझ में आ गया। यह पेन खूबसूरत है, वह पेन एकदम बुड़बक अथी क्या बोल सकते हैं, पुराना है, टूटल है, बोल सकते हैं ना। इसका मतलब एक दूसरे का कंट्रास्ट हो गया। जब कंट्रास्ट हो गया तो कंट्रास्ट वाला वर्ड होनी चाहिए। तो यह कार वेल स्टाइल है, नया स्टाइल का कार है, परंतु वह कार पुराने जमाने का है। वेयर एज हो जाएगा, जबकि वेयर एज का साइन ऑफ व्हाट होता है, कंट्रास्ट पैदा करने के लिए यूज करते हैं, कंट्रास्ट पैदा करने के लिए यूज करते हैं। ये सब कंजक्शन है, क्या है भाई, कंजक्शन है, कंजक्शन है जो कंट्रास्ट पैदा करता है, जो कंट्रास्ट पैदा करता है। कंट्रास्ट क्या होता है ना, एक दूसरे का विपरीत होते हैं, एक दूसरे का उल्टा होते हैं, उसको हम कंट्रास्ट कहते हैं, उसको हम कंट्रास्ट कहते हैं। विकाउज जो होता है रीजन बतलाता है, ये रीजन बतलाने के लिए यूज होगा, रीजन यानी कारण। सो रिजल्ट बताएगा, सो रिजल्ट बताएगा। हाउ भर भी कंट्रास्ट पैदा करता है, फिर भी के अर्थ में कंट्रास्ट पैदा करता है। श्रीनिवास वाज हैप्पी, इसका क्या यूज करेंगे देखिएगा, वी हैप्पी, वी हैप्पी या फील हैप्पी, फील हैप्पी,
दो फॉर्म इसका यूज आएगा, बी हैप्पी या फील हैप्पी। देखिए 2 + V1 होते हैं या फिर 4 + somebody होता है। बी हैप्पी या फील हैप्पी होते हैं तो 2 + V1 या 4 + somebody आता है। तो इसका साइन आता है प्लीजर आता है। क्या आएगा? प्लीजर इसका साइन आता है, प्लीजर, आनंद जिसको कहते हैं। लेकिन हैप्पी का मतलब सेटिस्फाई भी होता है। हैप्पी का मतलब सेटिस्फाई भी होता है, सेटिस्फाइड। हैप्पी का मतलब सेटिस्फाइड, दैट मीन्स नॉट वरीड, नॉट वरीड, ये इसका मतलब होता है। हैप्पी का मतलब सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड दैट मीन्स नॉट वरीड। जब ऐसे अर्थ में यूज आएगा तो आपको ये ध्यान देना होगा कि इस अर्थ में हैप्पी के बाद विथ प्रीपोजिशन आएगा, इस अर्थ में हैप्पी के साथ विथ प्रीपोजिशन आएगा। समझ में आया? ध्यान दीजिएगा, ये कंफ्यूजन का जड़ हम लोग के साथ बन जाता है। हैप्पी का डबल मीनिंग हो जाता है। हैप्पी का मतलब एक जानते हैं प्लीजर आता है, प्लीजर दैट मीन्स चीयरफुल जिसको बोलते हैं आप, खुशहाल के अर्थ में यूज करते हैं। तो जब खुशी के अर्थ में आएगा तो आपका 2 + V1 आएगा या 4 + somebody आएगा। लेकिन जब हैप्पी का अर्थ सेटिस्फाइड के अर्थ में आएगा, नॉट वरीड के अर्थ में आएगा, तो इसके साथ हम विथ प्रीपोजिशन लगाएंगे। तो श्रीनिवास वाज हैप्पी द रिजल्ट, तो श्रीनिवास रिजल्ट से संतुष्ट था, खुश नहीं संतुष्ट था। हालांकि ये ना तो 2 दिया ना ही 4 दिया, तो विथ ही नहीं आएगा, सेटिस्फाई के अर्थ में दिया। Nobody likes friends, जब भी सब्जेक्ट के स्थान में पर nobody, no one, somebody, someone, everybody, everyone, तो पॉसेसिव एडजेक्टिव हिज या हर होता है। जब भी सब्जेक्ट के स्थान पर, जब आपके सब्जेक्ट के स्थान पर nobody, no one, somebody, someone, somebody, someone, everybody, everyone, everybody, everyone, everybody, everyone, है ना, अथवा anybody, anyone, अथवा anybody, anyone का प्रयोग हुआ रहे, तब पॉसेसिव एडजेक्टिव हिज या हर होता, हिज अथवा हर होता। नहीं, राइट आंसर डी आएगा। Nobody likes his friends to take advantage of, take advantage of माने होता है लाभ उठाना, take advantage of माने होता है लाभ उठाना। जब भी सब्जेक्ट के स्थान पर एवरीबॉडी, एवरीवन, नोबडी, नो वन, समबडी, समवन, एनीबॉडी, एनीवन का प्रयोग हुआ रहे तो कंफर्म है कि पॉसेसिव एडजेक्टिव जो आएगा हिज या हर आएगा। तो राइट आंसर डी आएगा। वंस तभी आता है जब सब्जेक्ट के तौर पर वन होता है, तब वंस आता है। वन सब्जेक्ट रहेगा तब वंस आएगा। ठीक है, क्लियर? तो नोबडी लाइक्स हिज फ्रेंड्स टू टेक एडवांटेज ऑफ हिम, कोई नहीं, कोई नहीं उसके बेनिफिट, उसे लाभ माने उसका लाभ, उसका बेनिफिट कमाने का किसी को अच्छा नहीं लगता। कोई नहीं चाहता है कि अपने मित्र से लाभ कमाए, ऐसा कोई नहीं चाहता है, किसी को अच्छा नहीं लगता है। द एक्सीडेंट कुड हैव बीन अवॉइडेड, दुर्घटना को टाला जा सकता था, दुर्घटना को टाला जा सकता था। एवॉइड माने होते हैं टालना, एवॉइड माने होते हैं किसी दुर्घटना को टालना, एवॉइड होते हैं। कई एक बार एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, एवॉइड होते किसी दुर्घटना को टालना, एवॉइड कहलाता है। किसी दुर्घटना को टालना एवॉइड होते हैं। फटाफट एक डायरी बना के नोट करते जाइए आप, एकदम बहुत खूबसूरती तरीके से एक डायरी बनाइए और हर चीज को आप कॉपी करिए। एवॉइड माने होते किसी दुर्घटना को टालना, एवॉइड कहलाता है। ठीक है, द एक्सीडेंट कुड हैव बीन अवॉइडेड, ठीक है, द एक्सीडेंट कुड हैव बीन अवॉइडेड, दुर्घटना को टाला जा सकता था, टाला जा सकता था यदि ड्राइवर केयरफुल होता, यदि ड्राइवर केयरफुल होता। देखिए क्वेश्चन थोड़ा समझाते हैं हम इसको, कैसे क्वेश्चन लिखा गया। इसी क्वेश्चन को हम लिखते हैं रीराइट करके, इसी क्वेश्चन को लिखते हैं द एक्सीडेंट कुड हैव बीन अवॉइडेड, एक सेंटेंस हो गया। इफ यहां लिख देते हैं इफ द ड्राइवर, या यहां लिख देते हैं हम अगला वो, द ड्राइवर हैड बीन केयरफुल, हैड बीन केयरफुल। देखिए क्या कहना चाह रहा, यहाँ इफ लगा दो। देखिए इफ का स्ट्रक्चर दरअसल है, इफ के बाद यदि पास्ट परफेक्ट यानी हैड प्लस V3 आ जाए, यदि इफ के बाद हैड प्लस V3 आ जाए तो गारंटी एक दूसरे सेंटेंस में वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, माइट हैव प्लस V3 चाहिए।
अरे भाई इसको पैसिव बना दिया तो बिन अपने आप रहेगा, पैसिव में तो एक्स्ट्रा बिन लगाना पड़ेगा। तो ये सेंटेंस हुआ कि इफ के बाद यदि पास्ट परफेक्ट आ जाए तो गारंटी है कि दूसरा सेंटेंस आपको वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, माइट हैव प्लस V3 आएगा। अब इसी सेंटेंस को हम रीराइट बना सकते हैं भाई। हैड को बाहर लाइए तो लिखेंगे हैड द ड्राइवर बीन केयरफुल। बीन केयरफुल, क्या कोई दिक्कत हुआ? हैड द ड्राइवर बीन केयरफुल, इसका मतलब हुआ कि यहाँ हैड लिखाएगा। हैड द ड्राइवर बीन केयरफुल, इसका मतलब हुआ कि इफ द ड्राइवर हैड बीन केयरफुल, यदि ड्राइवर सजग होता, यदि ड्राइवर केयरफुल होता तो दुर्घटना को टाला जा सकता था। राइट आंसर हैड होगा। राइट आंसर हैड होगा। यदि आप इफ से लिखना चाहते हैं तो इफ द ड्राइवर हैड, यदि इफ से वहां इफ भरना चाहते हैं इफ भरिए, लेकिन यहाँ हैड होनी चाहिए। यदि आप वहां इफ लगाना चाहते हैं तो द ड्राइवर हैड बीन केयरफुल। देखिए इफ से लगना चाहते हैं तो इफ द ड्राइवर हैड बीन केयरफुल, ये भी सही है। या फिर इसी हैड को हम बाहर लाएंगे तो हैड द ड्राइवर बीन केयरफुल। ये क्वेश्चन कई एक बार आपको हम सिखाए होंगे। इसको हम उलट के भी लिख सकते हैं, इसको उलट के भी हम लिख सकते हैं, है ना। इस सेंटेंस को हम उलट के भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए इस सेंटेंस को लिख सकते हैं। यदि ऐसा सेंटेंस रहता तो आप तुरंत कहते जी सर समझ में आ गया है। इफ द ड्राइवर had been careful, क्या लिखा था? the accident could have been averted, है ना। ये क्वेश्चन था। इसी क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं हैड को बाहर लाके, तो लिखेंगे had the driver been careful, comma the accident could have been averted, है ना। यही सेंटेंस वहां लिखा। अब इसी को हम ऐसे कर दो, इसी को ऐसे पलट दो तो 2 दूनी 4 हो जाएगा ऑटोमेटिक, नहीं आएगा। इसी को पलट देंगे तो लिखा जाएगा द एक्सीडेंट कुड हैव बीन अवर्टेड हैड द ड्राइवर बीन केयरफुल। यही क्वेश्चन तो है। आप कॉपी में नोट कर लो इसको कि कहीं कंफ्यूजन ना रह जाए। ऐसा नहीं कि अमरजीत सर पढ़ा और कंफ्यूजन रह गया। अरे भाई एक एक सेंटेंस के 4 तरीके से सीखो। लिखिए इसको, द रिबेल लीडर विथ ऑल हिज मैन, विथ जब दो नाउन एज वेल एज या किसी प्रीपोजिशन से जुड़ा रहे तो पहले वाले नाउन के अनुसार वर्ब आएगा। द रिबेल लीडर विथ ऑल हिज मैन, बागी नेता, ऑल हिज मैन साथ ही उसके सारे व्यक्ति, साथ ही बागी नेता, तो ये रिबेल लीडर के अनुसार नहीं आएगा। और लास्ट ईयर लिखा हो, जब लास्ट ईयर है तो कन्फर्म है कि पास्ट होनी चाहिए। पास्ट होने के लिए आपका वाज या वर होनी चाहिए, तो इसके अनुसार वर्ब आएगा, तो वाज नहीं होगा। द रिबेल लीडर विथ ऑल हिज मैन, बागी नेता साथ ही साथ उसके सारे व्यक्ति पिछले साल एग्जीक्यूटेड थे। एग्जीक्यूट माने होते आज्ञा का पालन किया। एग्जीक्यूट माने होते आज्ञा का पालन करना। एग्जीक्यूट होते किसी आज्ञा का पालन करना। वी फेल टू मेक ए थ्रो सर्च ऑफ द हाउस, कह रहा वी फेल टू मेक ए थ्रो सर्च ऑफ द हाउस। देखिए कह रहा हमने घर की पूरी छानबीन करने में नाकाम रहे। क्वेश्चन थोड़ा समझिए, जिससे फिलर और क्लोस्टर जो होता है ना उसका हिंदी थोड़ा सा बारीकी से करना समझना पड़ता। कह रहा वी फेल टू मेक ए थ्रो सर्च ऑफ द हाउस, हमने घर की पूरी छानबीन करने में नाकाम रहे। घर की पूरी तलाशी लेने में हम नाकाम रहे। नो ट्रेस ऑफ हर कुड बी फाउंड, इसलिए उसे कोई सुराग नहीं मिला। अरे भाई कैसे मिलेगा? घर की पूरी छानबीन करने में नाकाम रहा, इसीलिए कोई सुराग नहीं मिला। इसीलिए कोई सुराग नहीं मिला, नहीं समझे? घर की पूरी छानबीन करने में नाकाम रहा फिर भी सुराग मिल गया तो बट होता, एट होता, है ना। लेकिन यहां तो कह रहा भाई आराम से कि हमने घर की पूरी छानबीन करने में नाकाम रहे इसलिए कोई सुराग नहीं मिला। नो ट्रेस ऑफ हर, उसे कोई सुराग नहीं मिल पाया। बात समझ में आया ना? बात समझ में आ गया होगा। तो सो दिसली देयरफॉर का साइन ऑफ शो होता है, रिजल्ट पैदा करता है।
रिजल्ट पैदा करता है, जैसी करनी वैसी भरनी, रिजल्ट शो करेगा ये। द सोल्जर स्टिल टिल हिज एनिमीज पास्ट बाय, सिपाही तब तक पड़ा रहा तब तक कि उनके शत्रु वहां से गुजर न गया, यानी तब तक उसका शत्रु वहां से निकल नहीं गया, तब तक सिपाही पड़ा रहा। तब पड़ा रहने के अर्थ में यूज करना है हमें। ये सेंटेंस हुआ, एक सेंटेंस हो गया, कंजक्शन जोड़ने वाला टिल है, यानी उनके सिपाही के जो शत्रु था जब तक नहीं गुजरा तब तक सिपाही वहीं से वहीं पड़ा रहा। तब पड़ा रहना के अर्थ में हमें चाहिए लाए मने होते झूठ बोलना, झूठ बोले कौआ काटे, जिसका भेटू भेथरी लाइड लाइड होते हैं। लाए मने होते हैं आपका पड़ा रहना या लेटा रहना, जिसका भेटू ले होता है, भीतरी आपका लेन होता है। एक आता है ले आता है, अंडा देना, न्यौछावर करना, रखना भी होता है, जिसका भेटू लेड होता है, भीतरी लेड होता है। आप समझिए बात को, इसका फिर से समझेंगे। यहां सिखा रहे हैं लाए मने झूठ बोलना, जिसका भेटू लाइड होता है, भीतरी लाइड होता है। ठीक है, लाई मीन्स होते पड़ा रहना या लेटा रहना, जिसका भेटू ले, भीतरी लेड। ले मने होते डालना, बिछाना या अंडा देना, न्यौछावर करना, जिसका भेटू होता लेड, भीतरी लेड होता है। यहाँ कह रहा है कि सिपाही तब तक पड़ा रहा, तब पड़ा रहना के अर्थ में आपका लेने आएगा, सिंपल पास्ट टेंस का यूज कर रहा। सिपाही तब तक पड़ा रहा जब तक कि उसके शत्रु वहां से गुजर नहीं गया। क्या कोई दिक्कत हुआ? लिखो इसको। लाए मने झूठ बोलना, भीटू लाइड आएगा, भीतरी लाइड आएगा। लाए मीन्स होते पड़ा रहना, लेटा रहना, भीटू ले, भीतरी लेन। ले होगा आपका न्यौछावर करना, भगत से अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। रखना, अंडा देना, ले, जिसका भीटू लेड, भीतरी लेड। शोध शेयर्स, पहले इसका मीनिंग जानिए। शोध शेयर माने होते हैं भविष्य वक्ता, भविष्यवाणी करने वाले को कहता है शोध शेयर। भविष्य वक्ता, भविष्यवाणी करने वाले को कहता है शोध शेयर। शोध शेयर, भविष्यवाणी करने वाले को कहते हैं शोध शेयर। भविष्यवाणी करने वाले भविष्यवाणी करेगा। अरे भाई, भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति तो भविष्यवाणी करेगा, सिंपल सी बात है। तब बिलीफ नहीं आएगा, विश्वास नहीं करेगा। क्लेम, दावा नहीं करेगा। क्लेम होते दावा करना, भविष्यवाणी करने वाला आपका बिलीफ नहीं होगा, क्लेम नहीं होगा। अब हमारे पास दो रास्ता बच गया, फोरकास्ट बचा हुआ और प्रोफेसी बचा हुआ था। फोरकास्ट जो होते मौसम की भविष्यवाणी करना, फोरकास्ट जो होता वेदर के लिए आता है, वेदर के लिए आएगा, इकोनॉमिक सिचुएशन के लिए भी आएगा, इकोनॉमिक के लिए भी आएगा, या पॉलिटिकल सिचुएशन के लिए भी। पॉलिटिकल सिचुएशन, यूपी की स्थिति क्या है इसकी बताएगा, किसका एग्जिट पोल ज्यादा जा रहा, ये सब बताएगा, फोरकास्ट बताएगा। मौसम की जानकारी देगा तो वेदर, फोरकास्ट। आर्थिक स्थिति नहीं कहेगा, अगले साल जीडीपी बढ़ने के अनुमान है, इकोनॉमिक। राजनीतिक स्थिति, फोरकास्ट का जो अनुमान लगाता है, पूर्वानुमान लगाता है, इन तीन चीजों के लिए ज्यादा आता है, ज्यादातर मौसम के लिए ज्यादा आता है। फोरकास्ट, पूर्वानुमान लगाना, किसके किसके लिए, वेदर के लिए, मौसम के लिए। इकोनॉमिक कंडीशन के लिए या राजनीतिक स्थिति के लिए हम अनुमान लगाएंगे तो फोरकास्ट करते हैं। यूपी में किसका पलड़ा भारी है, पंजाब में किसका पलड़ा भारी है, कौन कहाँ जीत रहा है, ये सब फोरकास्ट करेगा। ठीक है। प्रोफेसी क्या होता है ये बताइए। प्रोफेसी होते हैं मैजिकल पावर, मैजिकल पावर होते हैं, मैजिकल पावर्स। जादू टोना समझता है, रिलीजन समझता होगा, रिलीजन, रिलीजियस, रिलीजियस समझता होगा आपको, धर्म समझते होंगे आप। रिलीजियस या जादू टोना, जादू टोना। प्रोफेसी मैजिकल पावर होता है या फिर रिलीजियस होते हैं, मैंने धर्म की जो हम पूर्वानुमान लगाते, नहीं समझ में आया। देखिए पूर्वानुमान का धर्म में कहाँ लगता है। अब मान ले जाए कि हमको संतान नहीं हो रहा, तो हम कोई बाबा फिर जाएंगे, है ना, पति पत्नी दोनों, बाबा कुछ कल्याण कराना, हमारा संतान नहीं हो रहा। अच्छा 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 अच्छा, संतान नहीं हो रहा, शनिचरा ग्रह लगता है तुम्हारा पर है, मंगल ग्रह नहीं मानता है। नहीं सर, हम सरकार हम कुछ नहीं मानो, हम खाली पढ़वे में जानो यो। अच्छा अच्छा, एतवार को पढ़ाते हैं, हाँ हाँ एतवार को पढ़ाते हैं, एतवार को पढ़ाना छोड़ दा तो। ठीक है भाई, छोड़ दिए।
जा कल्याण को अगला सप्ताह तो होते होते खुशखबरी संतान के तो आज ही तो बात समझ में आया। लेकिन कहेंगे लड़की नहीं चाहिए, लड़का चाहिए सरकार। लड़की नहीं, लड़के होगा, हम उसे देवे करते हैं, लड़के होवे करेगा। हमारा भी लड़की के कोई अनुमाने नहीं को, लड़के हो तो 4 केजी घी पहुंचा दा, 2-4 केजी सोना दे दा हमरा, एक बंगला दे दा हमरा। बस समझ में आया। पता चला कि निकली कुछ हो नहीं, 3 साल गुजर गया, पता चला कि न बेटा हुआ न बेटी हुआ। तो ये जो अनुमान लगा रहा है प्रोफेसी कहलाएगा। इसमें जादू टोना में लगभग देहाती के लोग, अक्सर लोग इसमें पिलल है। देहात के खासकर औरत वानी तो एकदम 100%। वो भी साधु बाबा कहेगा अपन पति के नहीं बताना, नहीं तो जगभंड हो जीते। अरे बकलवा, पति के नहीं बताएगा जगभंड हो जीते, ऐसा नलबलाहा पाड़े। प्रोफेसी मैजिकल पावर, रिलीजन समझ में आ गया। प्रोफेसी अनुमान लगाना मतलब समझ में आ गया होगा आपको, तो उसको प्रोफेसी कहते हैं। अब आइए हिंदी समझते हैं दोनों में क्या क्या अंतर आएगा। ठीक है, जादू टोना, हाँ जादू टोना भी वही हुआ, जादू टोना भी वही होते हैं। देखिए, सूत शेयर्स, भविष्यवाणी करने वाला, दैट बे, देखिए क्या करे, दैट बॉय वुड बिकम फेमस वाज लेटर फुलफिल। कह रहा है कि भविष्यवाणी करने वाला भविष्यवाणी करता है, भविष्यवाणी क्या की कि जो लड़का फेमस होगा, जो प्रसिद्ध होगा, जो प्रसिद्ध हुआ, उसकी भविष्यवाणी बाद में पूरा हो गया। इसका मतलब जिस लड़का के बारे में ये अनुमान लगाया गया कि ये लड़का सफल हो जाएगा, वो वही सफल हुआ नहीं हुआ। यहाँ तो ना तो राजनीतिक है, ना आर्थिक है, ना मौसम है। ये तो किसी के बारे में अनुमान लगाए कि नहीं अबरी जरूर है कि साइना नेहवाल जीत जाएगी। अरे भाई साइना नेहवाल जीत जाएगी, आप साधु मंत्र है, तंत्र मंत्र, होम जाप कर रहा, कोरोना भागेगा, कोरोना भागेगा, अरे कहलिए नहीं कि कोरोना भाग जाएगा। अरे होम जाप करो, थाली बजाबो, थाली थाली थाली, कोरोना भागेगा। साला मोदी भी वही हाल है, थाली बजवाएगा और कुछ दिया जलाएगा, कोरोना भागेगा। और तीसरी लहर आ गया, कहाँ भागा कोरोना। अरे भाई पहला लहर में यदि उससे भाग जाता तो दूसरी लहर में भी थाली बजवाते। अब यो थाली बजवाइए, हम लोग तैयार है बजाने के लिए। अब बात समझ में आ गया होगा। तो सूद शेयर जो है भविष्यवाणी करने वाला, ये भविष्यवाणी करता है, सूद शेयर की भविष्यवाणी, जो बॉय के बारे में, जिस लड़का के बारे में भविष्यवाणी किया था कि ये फेमस हो जाएगा, बाद में वो पूरा कर ही दिया, फेमस हो ही गया, उसकी भविष्यवाणी पूरा हो गया। जिस लड़का के बारे में भविष्यवाणी किया गया कि वो लड़का फेमस हो जाएगा, उसकी भविष्यवाणी पूरा हो गया। जो कहां से हो गया, अब तो बाबा जी के चांदी कटेगा। आई हैव गॉट योर पॉइंट। आई हैव, कोई तो क्वेश्चन टैग है ना, इसको क्या बनाना हमको, ये सब बनाना पड़ेगा तो फिर आप लोग बेकार पढ़ते हैं। ये सब तो क्वेश्चन टैग, आई हैव है तो हैवंट आई होगा। द होटल वाज, हो गया, द होटल वाज, क्या ये सब बताना पड़ेगा, वाज इट हो जाएगा। लाइक ह्यूमंस, मानव जाति की भांति, जू एनिमल्स की भांति, जू एनिमल्स मस्ट हैव ए डेंटिस्ट। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया। मानव जाति के जैसा, मानव जाति की भांति, मानव की भांति, ह्यूमन मैंने पर्सन का साइनो आता है, ये पर्सन का साइनो आएगा। चलिए भाई, मानव जाति की भांति जानवर, जू एनिमल समझते हैं, जो चिड़ियाघरों में रहता है, जू एनिमल्स, जू एनिमल्स मस्ट हैव ए डेंटिस्ट देयर टीथ। अब सोचिए कैसे बनाएंगे हम भाई। देखो समझो पहले बात को, हैव अ गेट जो होता है कॉजेटिव वर्ब होते हैं, हैव और गेट जो होता है कॉजेटिव वर्ब होते हैं। कॉजेटिव वर्ब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। हैव और गेट जो होते हैं कॉजेटिव वर्ब होते हैं। कॉजेटिव वर्ब क्या होते हैं कि कोई काम अपने से ना करके किसी से करवाया जाता है, वो आपकी कॉजेटिव वर्ब होते हैं। ठीक है, हैव और गेट आपका 2 कॉजेटिव वर्ब होते हैं, जिसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाकर V3 यूज करते हैं, या फिर हम एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। नहीं समझ में आया। हैव या गेट आपकी कॉजेटिव वर्ब होते हैं। कॉजेटिव वर्ब हमारा ये कहता है कि कोई काम अपने से ना करके किसी से करवाया जाता है, उसको हम कॉजेटिव वर्ब कहते हैं। जैसे देखिएगा, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यूज करेंगे, हैव का क्वेश्चन तो हैव ही यूज करते हैं। हैव योर हेयर, हेयर क्या लिखेंगे, कट। यह कट V3 है, आप अपना बाल कटवाइए, मैंने अपना बाल कटवाया, माई हेयर कट।
मैं अपना घर पेंट करवाया, हैव माई हाउस हाउस पेंटेड, पेंटेड। बात समझ में आ गया होगा, है ना। इसका मतलब हुआ हैव के बाद ऑब्जेक्ट लगा के भी3 आ रहा, यहां ऑब्जेक्ट लगा के भी3 आ रहा। अपना घर पेंट करवाया, अपना बाल कटवाए, आपका बाल कटवाना है। इसका मतलब हुआ कि बाल अपने से नहीं किसी से करवाया जाता है। यदि कोई काम किसी दूसरे से करवाएंगे तो वो कॉजेटिव वर्ब होते हैं। कॉजेटिव वर्ब आपको मात्र 2 ही होते हैं, हैव और गेट होता है, जिसके ऑब्जेक्ट के बाद। यदि कोई ये सोच रहा है सर आपने तो पढ़ाया था कि हैव के बाद भी3 चाहिए, अरे भाई ये परफेक्ट टेंस हो गया। कौन सा टेंस? परफेक्ट। एक कॉजेटिव वर्ब नहीं हुआ। कॉजेटिव वर्ब जो हुआ कि कोई काम किसी दूसरे से करवाया जाएगा। जैसे देखिए, हैव योर हाउस, हैव योर हेयर कट, हैव माई हेयर कट, मैंने अपना बाल कटवाया। हैव माई हाउस पेंटेड, अपना घर को पेंट किया। पेंट किया नहीं, करवाया, किए नहीं, करवाए। तो कोई काम किसी दूसरे से करवाएंगे तो यहाँ इस तरह से यूज करेंगे। यहाँ एडजेक्टिव भी आ सकता है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। हैव या गेट, हैव प्लस समथिंग यूज कर सकते हैं। रेडी, रेडी यूज कर सकते हैं। ब्रोकन यूज कर सकते हैं। हैव यू, हैव समथिंग, ब्रोकन, सॉरी, ब्रोकन यूज कर सकते हैं। हैव समथिंग, हैव समथिंग। स्टोलन, स्टोलन यूज कर सकते हैं। हैव समथिंग, हैव समथिंग। ये सब क्वेश्चन कई एक बार आता रहता है। ओपन, ओपन आपका एडजेक्टिव का काम करता है। कॉजेटिव वर्ब में कई एक बार एक क्वेश्चन आया है। हैव समथिंग क्लोज्ड। ये सब क्वेश्चन बराबर आपको मिलते रहेगा, लिख लो। हैव समथिंग, हैव समथिंग डन, हैव समथिंग, हैव समथिंग फिनिश्ड, है ना। ये सब आपको सेंटेंस आते रहेगा। ये ओपन वाला कई एक बार आएगा। क्यों आता है बताते हैं, चूंकि हैव के बाद सिखा रहे हैं कि समथिंग या भी3। ओपन आपका एडजेक्टिव का काम करता है। भी ओपन एडजेक्टिव और वर्ब दोनों का काम करता है, इसलिए हैव के साथ हम ओपन भी1 नहीं बल्कि ये एडजेक्टिव होता है। देखिए, हैव या गेट के बाद ऑब्जेक्ट के बाद भी3 या एडजेक्टिव चाहिए। जैसे हैव समथिंग रेडी, तो रेडी आपका एडजेक्टिव है। हैव समथिंग ब्रोकन, यहाँ ऑब्जेक्ट चाहिए। हैव समथिंग स्टोलन, हैव योर, यहाँ ऑब्जेक्ट लगा कर नहीं, समथिंग कट, योर हेयर कट, माई हाउस पेंटेड। यहाँ भी देखिए सब में वही हाल है। हैव समथिंग डन, हैव समथिंग फिनिश्ड, सब लिख लो। तो सेंटेंस अब देखिए, लाइक ह्यूमंस, मानव जाति की भांति जू एनिमल्स का भी दांत को भरा जाता है। अवश्य उनकी दांतों को भरा जाता है, अपने से नहीं भर लेगा, भरा जाता है मतलब किसी के द्वारा। दियर टीथ, उनके दांतों को भरा जाता है, फिल्ड हो जाएगा। मस्ट हैव अ डेंटिस्ट फिल्ड हो जाएगा, फिल्ड दियर टीथ। यानी हम लोग को जैसे दांत भरा जाता है ना, उसी तरह से जानवरों का भी दांत, चिड़ियाघर के जानवरों, देखो जू एनिमल्स लिखा है, कि जंगल के जानवरों को। जू एनिमल तो जंगल जो चिड़ियाघर में रहता है ना, उन जानवरों को दांत को भरा जाता है, बस उनको फिल किया जाता है। समझ में आ जाना चाहिए। अब चलिए आगे। इट वॉज वेरी काइंड ऑफ यू टू डू द वॉशिंग ऑफ। इट वॉज वेरी काइंड ऑफ यू टू डू द वॉशिंग अप। वॉशिंग अप मैंने होता है धोना, साफ सफाई करने के लिए। इट वॉज वेरी काइंड ऑफ यू, आप दिलदार थे। इट वॉज वेरी काइंड ऑफ यू मतलब आप अच्छे थे। टू डू द वॉशिंग अप मैंने धुलाई करने के लिए, साफ सफाई करने के लिए आप बेहतर थे। बट परंतु आपने ऐसा नहीं किया होगा। साफ सफाई करने के लिए आप बड़ा दयालु थे, बड़ा कोमल थे, बड़ा अच्छा आप थे, परंतु आपने ऐसा नहीं किया होगा। इसका मतलब हुआ कि बट जैसे यहाँ लग गया, चलो जैसे वहां बट लगा, इसका ये साबित करेगा कि आपका सेंटेंस कंट्रास्ट होगा। बट लगने का मतलब हुआ कि पहला सेंटेंस और पिछला सेंटेंस एक दूसरे का अपोज करेगा, है ना, अपोज करेगा। इट वॉज वेरी काइंड ऑफ यू टू डू द वॉशिंग अप, कह रहा है कि साफ सफाई करने के लिए, साफ सफाई करने के लिए आपसे बेहतर कोई नहीं था, आप ही बेहतर थे, आप बड़े ही अच्छे थे। परंतु
परंतु आप इसे जरूर नहीं किए होंगे। यू मस्ट नॉट हैव डन हो जाएगा, परंतु आपने इसे जरूर नहीं किए होंगे, मस्ट नॉट आएगा। अब बहुत सारे विद्यार्थी कहेगा सर डिड नॉट हैव क्यों नहीं आएगा, जबकि हैव टू का साइन आपका आता है, हैव टू का साइन आता है, मस्ट हैव, मस्ट नॉट जो होता है उसका साइन आता है, ठीक है। मस्ट हैव टू का साइन मस्ट आ जाता है, लेकिन उसका यूज ये नेगेटिव गलत लिखा हुआ है। हैव का नेगेटिव हैज टू का नेगेटिव बनाएंगे तो हैव के बाद नोट लगा के नेगेटिव बनाते हैं। हैव टू का नेगेटिव हम बनाएंगे, हैव टू का नेगेटिव फॉर्म जब यूज करेंगे तो इसका नेगेटिव फॉर्म ऐसे बनता है, हैव नॉट टू नेगेटिव बनता है। यानी ये इसका नेगेटिव फॉर्म बनाया हुआ जो गलत है, नेगेटिव फॉर्म ही गलत है। मे का माइट होता है, मे तो पॉसिबिलिटी शो करता है, मे जो होता है पॉसिबिलिटी शो करता है, संभावना, बारिश होने की संभावना है। मे या माइट होते जो संभावना शो करता है, पॉसिबिलिटी शो करता है। इट माइट रेन, बारिश होने की संभावना है, गलती लिख दिया, पॉसिबिलिटी, ठीक है, संभावना शो करेगा। अब हैड टू है तो पास्ट फॉर्म हो गया इसका, ये पास्ट फॉर्म कंपल्सन शो करता है, हैज टू, हैव टू, हैज टू, हैव टू या हैड टू, ये कंपल्सन शो करता है। कंपल्सन समझते हैं, बाध्यता है ना, ये बाध्यता शो करता है, ये बाध्यता शो करता है। बाध्यता मतलब होता है किसी काम को विवश कर देता, तुम्हें करना होगा, उसे बाहर जाना पड़ेगा। he has to do, he has to go out, उसे बाहर जाना होगा, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। you have to study English, you have to teach English, तुम्हें इंग्लिश पढ़ाना होगा। he went see alone, he went see alone, इसमें ध्यान दीजिए 19 नंबर क्वेश्चन, he went see alone, इसमें क्या क्या आएगा इस क्वेश्चन को हम ध्यान देंगे और पढ़ेंगे भी, ध्यान दीजिएगा। he went see alone, go to होता है, go to see आता है, go to see, और क्या क्या यूज आएगा आपको, go to see आपको मिलेगा, put to see मिलेगा, put to see मिलेगा, और आपको आएगा be lost at sea आएगा। इतना मीनिंग आपको मिलेगा। एक मिलता है all at sea मिलता है, all at sea मिलता है, या at sea भी इसको कहते हैं, at sea, सॉरी गलती सलती तो लिख रहे हैं हम, at sea होता है, या फिर बोलते हैं at sea भी, या all at sea होते हैं। देखिए क्या क्या किसका मीनिंग आएगा ये बताते हैं आपको, लिख लो पहले चारों मीनिंग को। इसका मतलब होता है गो टू सी, मतलब होते हैं, लिखेंगे गो टू वर्क ऑन ए शिप होता है, ऑन ए शिप, शिप पर काम करने के लिए जाना, गो टू सी का साइन होता है, गो टू वर्क ऑन ए शिप होते हैं। अब पुट टू सी सेल अबोट अवे फ्रॉम लैंड होते हैं, लैंड, स्थल से दूर तैराकी पर जाना उसको हम कहते हैं। वे लॉस्ट एट सी, इसका मतलब होता है विड्रॉन इन द सी होते हैं, समुद्र में डूब जाना, समुद्र में डूब जाना विड्रॉन इन द सी कहलाता है। और ऑल एट सी होते हैं कंफ्यूज्ड होते हैं, घबराया हुआ, इसको कहते हैं कंफ्यूज मतलब होते हैं घबराया हुआ। नॉट श्योर इसी को कहते हैं, नॉट श्योर, व्हाट टू डू, क्या करना है ये पता ही नहीं है, इसी को कंफ्यूज कहते हैं। परप्लेक्स्ड भी कहते हैं, परप्लेक्स्ड भी इसी को कहते हैं, परप्लेक्स्ड, घबराया हुआ, चकित। तीन सारे मीनिंग को आप ध्यान दीजिएगा। गो टू सी जहां आएगा इसका मतलब होगा गो टू वर्क ऑन ए शिप, यानी समुद्र में शिप पर काम करने के लिए जाइएगा तो गो टू सी कहलाएगा। पुट टू सी कहलाएगा तो ये कहलाएगा कि सेल अ बोट अवे फ्रॉम लैंड, मतलब ये समुद्र हुआ ने,
और यहाँ से हम नाव खेना स्टार्ट किए थे, यहाँ से दूर समुद्र की ओर जाना, तो कहा लगा पुट टू सी, सेल अ बोट अवे फ्रॉम लैंड, लैंड से दूर नाव ले जाना, उसको पुट टू सी कहते हैं। अब बी लॉस्ट एट सी, बी लॉस्ट एट सी का मतलब होता है बी ड्रॉन इन द सी, बी ड्रॉन इन द सी, समुद्र में डूब जाना, समुद्र में डूब जाना, बी ड्रॉन इन द सी कहलाएगा, बी लॉस्ट इन द सी का मीनिंग आएगा। बी लॉस्ट इन द सी का मतलब आएगा समुद्र में डूब जाना। और ऑल एट सी लिखिए या एट सी लिखिए, इसका मतलब होगा कंफ्यूज्ड या नॉट श्योर व्हाट टू डू या परप्लेक्स्ड या पजल भी बोल सकते हैं, पजल्ड, घबरा जाना, चकित हो जाना। तब तो इसका आंसर कंफर्म है कि ही वेंट टू सी अलोन होगा, वो अकेले समुद्र पर काम करने के लिए निकल गया। 2 आएगा। To of our civilization from an agricultural society to today's complex industrial world was accompanied by, accompanied by माने होते साथ साथ चलना, accompanied by माने होते साथ साथ चलना। The of our civilization from an agricultural society to today's complex industrial world was accompanied by war। ये सेंटेंस आप देखिएगा तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि ये पैसिव वॉइस बना हुआ। पैसिव वॉइस के लिए बी फॉर्मेट लगाना अनिवार्य है, बीमारी शुरू हो गई लेकर। Of our civilization from an agricultural society to today's complex industrial world was accompanied by, accompanied by होते हमेशा हमेशा आपको याद दिलाते रहते कि accompanied by होते मतलब पैसिव वॉइस हम यूज करते हैं, बाई का यूज नहीं, बल्कि accompanied by होते साथ साथ चलना, साथ चलना accompanied by होते हैं। देखिए इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ हिंदी करिए, ये वाज आपको दिख रहा, बी फॉर्मेट, ये वर्ब दिख रहा, उसके पहले जो कुछ दिखाई दे रहा है सब के सब सब्जेक्ट है, यानी यहां से यहां टोटल सब्जेक्ट है। इतना लंबा सेंटेंस है, सब्जेक्ट है खाली उतना। अब उतना लंबा खाली सब्जेक्ट है, आप सोचिए कैसे कैसे यूज करेंगे। तो नियम कहता है कि एक से ज्यादा प्रीपोजिशन सब्जेक्ट किसी भी नाउन से जुड़ा रहे, है ना, एक से ज्यादा प्रीपोजिशन किसी भी नाउन से जुड़ा रहे, तो एक नाउन यहाँ हो जाएगा, ये नाउन हो गया, ये नाउन हो गया, है ना, फिर आपका ये नाउन हो गया। अब इसका हिंदी करेंगे तो आराम समझ में आएगा, जहां से वर्ब स्टार्ट होगा उसके पहले से हिंदी स्टार्ट करेंगे, कितना लंबा सब्जेक्ट रहे। तो करेंगे आज की कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल वर्ल्ड, आज की जो औद्योगिक वर्ल्ड है, आज के औद्योगिक वर्ल्ड के लिए एग्रीकल्चरल सोसाइटी, कृषि समाज से हमारे संस्कृति, हमारे सिविलाइजेशन की, हमारे सिविलाइजेशन की यहां से यूज करेंगे, यानी आज के औद्योगिक वर्ल्ड के लिए एग्रीकल्चरल सोसाइटी से सिविलाइजेशन का क्या चीज, एडजस्टमेंट, माइग्रेशन, रूट, मेटामॉर्फोसिस। एडजस्टमेंट होते सामंजस्य, एडजस्टमेंट जो होते हैं सामंजस्य होते हैं, तालमेल, एडजस्टमेंट होते हैं सामंजस्य या तालमेल। माइग्रेशन होते हैं प्रवासी, माइग्रेशन, माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी हम लोग को मिलता है, मतलब 10th में भी अब मिल जाता है, पहले 12th में हम लोग को मिलता था। माइग्रेशन मजदूर भी होते हैं, प्रवासी। रूट, रूट तो हुआ रास्ता, मार्ग। मेटामॉर्फोसिस, अनुरूप होते हैं, मेटामॉर्फोसिस जो होते हैं अनुरूप होते हैं, अनुरूप। रूपांतरण होते हैं, रूपांतरण, रूपांतरण या फिर बोलते हैं काया पलट, रूपांतरण। मेटामॉर्फोसिस जो होता है रूपांतरण होता है। ट्रांसफॉर्म समझते हैं, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म इसी को कहते हैं, या कन्वर्जन भी इसी को कहते हैं, कन्वर्जन या इसी को कहते हैं मेटामॉर्फोसिस, कन्वर्जन या ट्रांसफॉर्म भी इसी को कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस, रूपांतरण। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, वही सेंटेंस कह रहा था, तो हो जाएगा द मेटामॉर्फोसिस ऑफ आवर सिविलाइजेशन, हमारे सिविलाइजेशन, हमारी जो सभ्यता है, जो हमारे संस्कृति की बदलाव, हमारे संस्कृति की रूपांतरण, हमारे संस्कृति की बदलाव, हमारे संस्कृति की रूपांतरण कह रहा है कि आज की जो इंडस्ट्रियल वर्ल्ड है, आज की जो कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल वर्ल्ड है, आज की जो जटिल औद्योगिक संसार के लिए एग्रीकल्चरल सोसाइटी से हमारे कल्चरल, हमारे सांस्कृतिक, हमारे विरासत, हमारे सिविलाइजेशन की जो रूपांतरण है, वाज एक्कम्पनीड बाय वार, युद्ध के साथ साथ चला।
जैसा जैसा युद्ध में बदलाव आता गया, वही जैसा मैंने युद्ध में हुआ वैसा वहां की संस्कृति का अनुमान उसका जो अनुरूप हुआ उसके अनुसार ढलता चला गया। तो ये मेटामॉर्फोसिस आएगा। मेटामॉर्फोसिस मतलब कर सकते हैं उसके अनुरूप ढल गया। ठीक है, आगे आइए। माइग्रेशन तो वस्तु या व्यक्ति को प्रवासी करेगा ना। द कोर्ट हैज एब्सॉल्व्ड, देखिए एब्सॉल्व जो होता है इसके में आता है एब्सॉल्व समबडी, फिर आता ऑफ या फ्रॉम आता है, ऑफ या फ्रॉम आता है, दोनों आता है, फिर समथिंग आता है। इसमें दोनों प्रीपोजिशन आता है, ऑफ या फ्रॉम दोनों आता है। इसका साइनो आता है आपका एक्यूट, एक्यूट इसका साइनो आता है, एक्यूट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम आता है, ऑफ आता है, ऑफ। सेम साइनो इसका आता है नॉट गिल्टी, नॉट गिल्टी, नॉट गिल्टी ऑफ, सेम साइनो इसका आता है। नॉट गिल्टी ऑफ आएगा, एक्यूट ऑब्जेक्ट के बाद ऑफ आएगा, अब्सॉल्व के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑफ या फ्रॉम आएगा, फिर समथिंग आएगा, एक्यूट ऑब्जेक्ट आएगा, फिर ऑफ आएगा, फिर नॉट गिल्टी ऑफ आएगा। ठीक है, द कोर्ट हैज अब्सॉल्व्ड, तो यहाँ कन्फर्म है कि फ्रॉम आएगा। दोष या आरोप से मुक्त करना इसी को कहते हैं, दोष या आरोप से मुक्त करना इसी को कहेंगे। तो अब्सॉल्व के बाद आएगा ऑफ या फ्रॉम, फिर समथिंग, एक्यूट के बाद ऑब्जेक्ट, फिर ऑफ आएगा, नॉट गिल्टी ऑफ साइन। देखो अभी अभी हम लिखा रहे हैं कि आप सॉल्व के बाद ऑब्जेक्ट लगाकर ऑफ है फ्रॉम आएगा, एक्यूट के बाद ऑब्जेक्ट लगाकर ऑफ आएगा, लेकिन जैसी पैसिव होगा, गारंटी है कि जैसी पैसिव होगा तो डायरेक्ट ऑफ या फ्रॉम लगना शुरू हो जाएगा। इस चीज को हमेशा ध्यान दीजिएगा। जैसे हम पैसिव बनाते हैं तो बनाएंगे वी एब्सॉल्व्ड, ऑफ या फ्रॉम, डायरेक्ट फिर ऑफ या फ्रॉम लगना शुरू हो जाएगा। इस चीज को हमेशा फोकस करिएगा। वी एक्यूटेड, वी एक्यूटेड ऑफ आ जाएगा, है ना। इस चीज को आप फोकस करके रखिएगा, जैसी पैसिव आएगा डायरेक्ट आपको ऑफ लगना शुरू हो जाएगा। हमें ये किसी भी वर्ब में नियम है। अच्छा एक और क्वेश्चन इसमें मिल गया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन एक आ गया, लाजवाब क्वेश्चन। यहाँ देखिए, कोर्ट ने उसे, कोर्ट ने उसे उसके खिलाफ लगाए गए आरोप को खारिज कर दिया, लगाए गए आरोप को खारिज कर दिया। इसका मतलब यहाँ देखिए लेवल अगेंस्ट होता है, यहाँ भी आप गौर से देखिए बड़ा अजीब क्वेश्चन है यार। लेवल के बाद यहाँ आएगा चार्ज या एलिगेशन, या एलिगेशन आता है, ठीक है। चार्ज या एलिगेशन मतलब लगाया गया आरोप, उसके बाद अगेंस्ट आएगा, उसके बाद अगेंस्ट आएगा। देखो लेवल के बाद चार्ज या एलिगेशन यानी आरोप होनी चाहिए, चार्ज या एलिगेशन, उसके बाद अगेंस्ट आएगा। अब सवाल उठेगा, अगेंस्ट के बाद somebody आएगा, somebody। अब कहेंगे कि सर ये तो उल्टा पुल्टा लिखल है, लेवल ने लिखल है, चार्ज ना, इन्हें उल्टा पुल्टा लिख दिए आप, ये कैसे हो गया? अरे बाप रे बाप, ये तो उल्टा हो गया। फिर हम सिखाएंगे तो आपको कहेगा सर सही लिखा हुआ। लेवल के बाद ऑब्जेक्ट यानी चार्ज या एलिगेशन, आरोप का वर्ड होनी चाहिए, फिर अगेंस्ट आएगा, फिर somebody आएगा। आप ये क्वेश्चन को हम ठीक करेंगे कि कैसे सही लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा। यदि ये वर्ड आपको लिखा हुआ है नाउन प्लस V3 तो समझ जाना है कि ये पास्ट पार्टिसिपल है। क्या कहलाएगा? पास्ट पार्टिसिपल। नाउन प्लस V3 प्लस नाउन पास्ट पार्टिसिपल कहलाएगा। और पास्ट पार्टिसिपल हमेशा पैसिव वॉइस का काम करता है, पास्ट पार्टिसिपल हमेशा पैसिव वॉइस का काम करता है। इसका मतलब लिखेंगे, इस क्वेश्चन को लिखेंगे द कोर्ट हैज absolved him from the charges, from the charges which या that were लेवल्ड हो जाएगा, लेवल्ड हो जाएगा। यहां सुधार लेते हैं हम लोग, लेवल्ड हो जाएगा अगेंस्ट हिम। लो समझ में आ गया? ये पास्ट पार्टिसिपल का स्ट्रक्चर आ गया, नाउन प्लस V3 प्लस नाउन पास्ट पार्टिसिपल। और पास्ट पार्टिसिपल सदैव पैसिव वॉइस का काम करता है, पास्ट पार्टिसिपल हमेशा पैसिव वॉइस का काम करेगा। यानी द कोर्ट हैज अब्सॉल्व्ड हिम, कोर्ट ने उसे, उस पर लगाए गए आरोप को खारिज कर दिया, लगाए गए आरोप से मुक्त कर दिया। जिस आरोप, जो आरोप उसके खिलाफ लगा था,
जो आरोप उसके खिलाफ लगा था उस आरोप से उसे मुक्त कर दिया। यानी नाउन प्लस V3 प्लस नाउन पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, और पास्ट पार्टिसिपल हमेशा पैसिव वॉइस का काम करता है। इसका मतलब हुआ ये जो चार्जेस दिख रहा है ये पैसिव वॉइस सब्जेक्ट बनाया, इसका लेवल के बाद ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे क्वेश्चन आपको डायग्नोज वाला सिखा रहे थे, डायग्नोज के बाद ऑब्जेक्ट समथिंग और समबडी वाला था, फिर हम पर्सन को ला रहे थे तो वहां चेंजिंग हो रहा था। तो सेम कंडीशन, थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे तो आपको टू द पॉइंट 100% आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। इस क्वेश्चन को लिखिए। एक क्वेश्चन और सिखाते हैं, मोनिका अग्रवाल का पहला क्वेश्चन सिखाते हैं, लिखिए इसको। क्वेश्चन ध्यान देना, इसका पहला क्वेश्चन ही वही चीज है। यहाँ देखो एलिगेशन, वहां चार्जेस का था क्वेश्चन, यहाँ एलिगेशन का आ गया। ध्यान दीजिएगा, सेम क्वेश्चन हम सिखाते हैं आपको। वहां चार्जेस लिखा हुआ था ना, यहाँ एलिगेशन आ गया। ध्यान देना बच्चों, देखिए ऑल द एलिगेशंस दिख रहा है, लेवल्ड अगेंस्ट दिख रहा होगा आपको, लेवल अगेंस्ट हिम, यानी उनकी उन पर लगाए गए आरोप, उन पर लगाए गए सारे आरोप। इसका मतलब ऑल द एलिगेशंस प्लस V3, फिर वही नियम आ गया। इसका मतलब नाउन प्लस V3 प्लस नाउन या प्रोनाउन पास्ट पार्टिसिपल, और पास्ट पार्टिसिपल हमेशा 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 पैसिव वॉइस का काम करेगा। गारंटी है कि ये जो वर्ब आएगा इसके अनुसार आएगा, ऑल द एलिगेशंस के अनुसार वर्ब आएगा। तो ऑल द एलिगेशंस के अनुसार वर्ब बिल्कुल सही है, यानी आंसर आपका डी होनी चाहिए। अब मेरा फर्ज बनता है कि इस क्वेश्चन का हम रीराइट कर दें, फिर से पार्टिसिपल से बनाएं। तो लिखना पड़ेगा हमको ऑल द एलिगेशन, ऑल द एलिगेशंस which या that were leveled against him। क्लियर हो गया। रिलेटिव प्रोनाउन कहता है कि नेक्स्ट वन हम अपने अनुसार लेंगे, तो लिखा जाएगा वर फाउंड टू बी बेसलेस, फाउंड टू बी बेसलेस। कोई दिक्कत हो तो पूछ लो, इसको भी लिख लो, इस क्वेश्चन को भी लिखो, और ये क्वेश्चन लिखने के बाद आपको 100% अब याद हो जाएगा। ऑल सिविलाइज्ड नेशन नाउ, सारे सब राष्ट्र, सारे सिविलाइज्ड नेशंस यानी सारे सब राष्ट्र अब यकीन करते हैं, अब यकीन करते हैं, बिलीव करते हैं इन ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स। प्रिजनर्स माने होता है कैदी, जो जेल में बंद रहता है उसको प्रिजनर्स कहते हैं। वही करे कि सारे सिविलाइज्ड नेशन जो है, जितने भी सब राष्ट्र है, सब आप यकीन करते हैं किसमें भाई, कैदियों की दुर्व्यवहार पर यकीन करते हैं। दुर्व्यवहार मतलब ह्यूमेन हो जाएगा। ट्रीटमेंट आपकी नाउन है, तो नाउन से पहले एडजेक्टिव चाहिए, तो यही आपकी नाउन एडजेक्टिव है। क्रूएल समझते हैं, क्रूल निर्दयी का साइन हुआ, सॉरी यस गलती लिखते हैं, नॉट क्रूल आएगा। दयालु का साइन होगा ह्यूमेन, मानवता पर भी यकीन करते हैं, मानवता पर यकीन करते हैं। ह्यूमन माने नॉट क्रूल होते हैं, मानवता काइंड का साइन आता है। ये ह्यूमन तो पर्सन का साइन हो देता है, पर्सन ये व्यक्ति, ये नाउन हो गया। ह्यूमैनिटेरियन ये तो होते हैं मानवतावादी, मानवतावादी ये कहलाता है, मानवतावादी। मानवतावादी यहाँ कह रहा है कि सारे सब राष्ट्र जितने भी है, सभी सब राष्ट्र अब यकीन करते हैं, सारे सभी राष्ट्र अब यकीन करते हैं कि कैदियों की दयालुता जो बरतता है उस पर लोग अब बिलीव करते हैं। कैदी जो बिहेव करता है, मानवता जैसा बिहेव करता है, ट्रीटमेंट करता है, उस पर अब बहुत सारे सब राष्ट्र यकीन करना शुरू कर दिया। तो ह्यूमन आ जाएगा, एडजेक्टिव चाहिए, नॉट गुड। देखो कितना डिफरेंट है, ह्यूमन है कि ह्यूमन, ह्यूमन। क्लियर हो गया। इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की अनियमित आपूर्ति। इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कर, इलेक्ट्रिसिटी की अनियमित आपूर्ति कैन इन वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की वेस्टेज का कारण बन सकता है, इलेक्ट्रिसिटी की वेस्टेज का परिणाम बन सकता है। काउज ऑफ होता है इसलिए काउज नहीं आया, जबकि रिजल्ट इन होता है, काउज ऑफ होता है, काउज ऑफ होते कारण होना, जबकि रिजल्ट इन होता है। अफेक्ट के बाद ऑन नहीं आता है, जबकि इफेक्ट के बाद ऑन आता है। ये नाउन है, ये वर्ब है। फटाफट 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 नोट करिए,
कॉज ऑफ होते हैं, कारण। रिजल्ट इन होता है, अफेक्ट के बाद ऑन नहीं आएगा, जबकि इफेक्ट के बाद ऑन आता है। हिज फादर इंट्रोड्यूस हिम, उनके पिता ने उसको इंट्रोड्यूस किया, उनका परिचय कराया। एट एन एज टू द गेम ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट खेल जो था उसके तौर पर। ये तो एक मुहावरा कोलोकेशन के तौर पर आते रहता है। एट द एज, एट एन इम्प्रेशनेबल एज होता है, इम्प्रेशनेबल एज होता है, प्रभावशाली उम्र होते हैं। एट एन इम्प्रेशनेबल एज, एक साथ लिखिएगा, एट एन इम्प्रेशनेबल एज होता है वैसा एज होते हैं जो जिसमें मैंने ये नहीं कहता कि कच्चा घड़ा, समझता है कच्चा घड़ा, जिसको जैसे पीटेंगे वैसा रूप धारण करेगा, तो उसी को कहते हैं एट एन इम्प्रेशनेबल एज होते हैं। नाजुक उम्र उसी को कहते हैं। प्रभावशाली उम्र कहते हैं उसी को, प्रभावशाली उम्र माने वैसा उम्र जहाँ किसी को भी जिस तरह से सिखाया जाएगा वैसा वो कैच कर लेगा। एट एन इम्प्रेशनेबल एज उसी को कहते हैं, प्रभावशाली उम्र। प्रभावशाली उम्र वैसा उम्र जहाँ उस उम्र में हर चीज को हम गेन कर सकते हैं, सीख सकते हैं, उसी को कहते हैं एट एन इम्प्रेशनेबल एज कहते हैं। एक साथ लिख लेना। इनक्यूजिटिव माने होते उत्सुक, इनक्यूजिटिव माने होते उत्सुक, इनक्यूजिटिव माने जिज्ञासु या उत्सुक को इनक्यूजिटिव कहते हैं। जिज्ञासु या उत्सुक को इनक्यूजिटिव कहते हैं। इनसेंसिबल ना समझ होते, इम्प्रेसिव होते प्रभावशाली, प्रभावशाली को इम्प्रेसिव कहते हैं। जबकि होते एट एन इम्प्रेशनेबल एज होते हैं वैसा एज होते हैं जो प्रभावशाली होते हैं, जिसको जिस तरह से ललक दिया जाए, जिस तरह से उसको जिज्ञासु किया जाए वो ऐसा काम करेगा। तो हिज फादर इंट्रोड्यूस हिम, उसके पिता ने उसे इम्प्रेसिबल एज में ही उसे इंट्रोड्यूस किया क्रिकेट के तौर पर, क्रिकेट गेम के बारे में बताया। यू आर वेलकम टू पार्टेक, आपकी स्वागत है। चलिए भाई वेलकम है, अब चलिए खाना खिलाते हैं आप लोग को। लाइट रिफ्रेशमेंट होते हैं, लाइट रिफ्रेशमेंट बनते हैं हल्की फुल्की नाश्ता, हल्की फुल्की खाना। पार्टेक माने क्या होता है ये समझिए। पार्टेक ऑफ होते हैं, खाना पीना से संबंधित होते हैं, पार्टेक ऑफ होते हैं। पार्टेक ऑफ, ईट होते हैं या ड्रिंक होते हैं, ईट होते हैं या ड्रिंक होते हैं, खाना पीना जिसको करते हैं ना वो ईट या ड्रिंक होते हैं। पार्टेक ऑफ होता है, लेकिन पार्टेक इन भी होते हैं, पार्टेक इन भी होते हैं जिसका साइन होता है पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट होते हैं, पार्टिसिपेट इन होता है, या फिर इसी का साइन होता है टेक पार्ट इन, टेक पार्ट इन भाग लेना, भाग लेना। टेक पार्ट इन का साइन ऑफ पार्टिसिपेट खाली लिखेंगे पार्टिसिपेट, और उसी का साइन होता है टेक पार्ट इन भाग लेना। पार्टेक इन, पार्टिसिपेट या टेक पार्ट इन भाग लेना, हिस्सा लेना। जैसे पार्टी, पार्टेक इन पार्टी, क्लब, फंक्शन, मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, ये सब पार्टेक इन होते हैं। टेक पार्ट इन या पार्टिसिपेट, भागीदारी लेना, भाग लेना, हिस्सा लेना। पार्टेक ऑफ होते हैं खाना खाना, ईट या ड्रिंक होते हैं, खाना खाना या पूरा करना उसको पार्टेक ऑफ होते हैं। तब तो आंसर इसका ऑफ होगा। यू आर वेलकम, यहाँ वेलकम एडजेक्टिव है, यहाँ वेलकम आपके एडजेक्टिव है, वेलकम मेन वर्ब का भी काम करता है, यहाँ वेलकम आपका एडजेक्टिव है। यू आर वेलकम टू पार्टेक ऑफ देयर लाइट रिफ्रेशमेंट, आप उनकी हल्की फुल्की नाश्ता को खाने के लिए, पूरा करने के लिए आपको स्वागत है, आपकी मोस्ट वेलकम है।